नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक वानखड़े। याद कीजिए 2014 का समय, यूपीए 2 की सरकार थी। राय साहब सीएजी थे। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा के सदन में रखी और उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसी सीएजी रिपोर्ट के भरोसे मनमोहन सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि उसके बाद फिर अन्ना का आंदोलन, भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा चस्पा हो गया कि 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला और एक घोटाले की सरकार करके लाखों करोड़ों अब्जों रुपए का घोटाला हुआ, यह बताया गया। और उसके बाद लोगों को भी लगने लगा कि सीएजी की रिपोर्ट है, घोटाला हुआ होगा, अरबों डॉलर का हुआ, क्योंकि तब मोबिलिटी में खेल भी अरबों डॉलर, अरबों रुपए के थे। कुछ लोग जेल चले गए। यूपीए सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हुए उस पर एक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब इस घोटाले की लहर पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, तो आज 10 साल हो गए 2014 के सीएजी के रिपोर्ट के घोटाले पे। आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ये सेनापति कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शायद वो रिपोर्ट मैनिपुलेटिव थी, अनरियलिस्टिक थी, या एक हवा हवा में बनाया हुआ हवाई महल था। बाद में सीएजी साहब राज्यसभा में चले गए, ये तो अपने यहां होता ही है। कुल मिलाकर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी आज कुछ इश्यूज पे चुप है, और ये लड़ाई की बात लगातार वो करते हैं। अभी हाल ही में 15 अगस्त को जब उन्होंने भाषण दिया, तब उन्होंने 3 चीजों के साथ लड़ने का प्रण लिया, तिरंगा को साक्षी रख के, कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण इस देश में मैं पनपने नहीं दूंगा। ये बात अलग है कि उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं। क्योंकि जो घोषित भ्रष्टाचारी है, हजारों करोड़ के जिनके भ्रष्टाचार के आरोप है, ईडी ने संपत्तियां तक जब्त कर दी है, उन्हें वो गले लगाने में परहेज नहीं करते। तो वो झूठ भी नहीं बोलते। तिरंगे की साक्षी रख के यदि बोला है, तो उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों की नहीं। भ्रष्टाचारियों को तो उनके यहां मंत्री पद दिए जाते हैं। शायद वो प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार बन के बीजेपी जो ज्यादा सत्ता में नहीं रही देश आजाद होने के बाद, उन्हें ट्यूशन देने लाए जा रहे हो कि सही मायने में भ्रष्टाचार, 17,000 करोड़ के भ्रष्टाचार कैसे होते हैं। लेकिन आज मैं भ्रष्टाचार की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीएजी मुर्मू जी ने फिर लोकसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट लिखी, और जो कुछ विभिन्न मंत्रालयों की जो बात आ रही है, खासकर गडकरी जी का मंत्रालय, जिसमें तो बहुत बड़े बड़े आरोप है कि जहां 18 करोड़ रुपए या 15 करोड़ रुपए के हिसाब से जो किलोमीटर के हिसाब से सड़क बननी थी, वो 251 करोड़ रुपए के हिसाब से बनी। उसके ऊपर गडकरी जी के मंत्रालय ने कुछ प्रेस रिलीज दिया, उन्होंने उसे जस्टिफाई करने का प्रयास किया। उनका जस्टिफिकेशन ये बोलता है कि सीएजी झूठ बोलते हैं या सीएजी के पास पर्याप्त सूचनाएं नहीं थी। टोल पे भी जो बात हो रही है कि ऐसे उन्होंने एट्रेंडम 5 टोल प्लाजा पे चेक किया, एनएचआई का
रूल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि यदि जिस रोड पे टोल लगा है वहां काम चल रहा हो तो 75% छूट उस रोड पे देनी होती है टोल पे। लेकिन 5 टोल प्लाजा जो अटेंडम किए उन्होंने 132 करोड़ की अवैध वसूली की, ऐसे सीएजी बोलते हैं। गडकरी साहब को एक सवाल जरूर है हमारा, सीएजी आपकी, केंद्र सरकार आपकी, ऐसे में जो सूचनाएं द्वारका एक्सप्रेस रोड पे को लेकर आपके पास है उस सीएजी को मुहैया क्यों नहीं करवाई गई, या मुहैया करवाने के बाद भी सीएजी ने जानबूझकर आपको निपटाने के लिए काम किया? ये एक प्रश्न है जिसका जवाब गडकरी जी को ही देना है। बाकी मंत्रालय में जो आरोप लगे हैं वहां तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, एक कंपनी है हमारे देश की, एक पब्लिक एंटरप्राइजेस। हमें गर्व है उस कंपनी पे कि वो विमान बनाती है। जब राफेल्स का घोटाला सामने आया, उस राफेल्स के घोटाले में जब यूपीए सरकार ने फ्रांस की कंपनी से राफेल खरीदने का तय किया था, तब ऑफसेट पार्टनर एचएएल था जो भारत की कंपनी थी। इन्हें विमानन क्षेत्र में एक्सपीरियंस था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अनिल अंबानी जी को साथ मोदी जी लेके गए, राफेल का सौदा हुआ, वो कीमत ज्यादा हो गई। अभी भी कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में शायद राफेल के कोई और केसेस पेंडिंग है, 1 या 2। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी, जिसके जीवन में कभी विमान तक नहीं बनाया था, खिलौना भी नहीं बनाया था विमान के शक्ल का, उन्हें राफेल बनाने वाली कंपनी ने करोड़ों डॉलर देकर ऑफसेट पार्टनर बनाया। अब जाके पिछले कुछ महीनों में खबर आई है कि उन्होंने अंबानी जी के साथ वो एग्रीमेंट टर्मिनेट किया, क्योंकि एचएएल को कई, मतलब जो फ्रांस की कंपनी है जिसने राफेल बनाया, उनको कई सालों बाद पता पड़ा कि जिस अनिल अंबानी के कंपनी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया वो तो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। ये बैंकक्रप्सी चल रही थी, वसूली चल रही थी। तब भी प्रधानमंत्री जी के अपने डेलीगेट में एक फ्रॉड जिसके कोर्ट में केसेस चल रहे थे, उद्योगपतियों को लेके जाते हैं। क्या इंटरेस्ट था, किसका इंटरेस्ट था, ये तो प्रधानमंत्री जी या अनिल अंबानी जी दोनों बता सकते हैं, या फिर वो राफेल बनाने वाली कंपनी जो बता दे कि किसके कहने पे इतना बड़ा गंभीर अपराध उन्होंने किया। उस एचएएल जो ऑफसेट कंपनी नहीं होने पे सभी को दुख हुआ था, सीएजी कहती है कि उन्होंने भी विमान के डिजाइन में, करने में और बनाने में कुछ गड़बड़ी की, और 154 करोड़ रुपए के धांधली का आरोप एचएएल पे है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, वहां ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में काम होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसएपी। ये ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्ध अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मोदी जी की भाषा में कहो तो 3 3V बोलते ना, 2T 3V 4B, इसके लिए जो पैसा आवंटन हुआ था वो उन्होंने किसी और योजना के प्रचार प्रसार के लिए खर्चा किया, डाइवर्जन ऑफ फंड। और वृद्ध बेचारे, विकलांग और विधवाएं पेंशन के लिए तरसती है। उनका हम कितना भला करते हैं, ऐसे लाल किले से प्रधानमंत्री गरजते हैं, लोग तरसते हैं, और ये इधर के उधर फंड ट्रांसफर करके मजे लेते हैं। यह वस्तु स्थिति है इस सरकार की। मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी कह रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री विषय विदेश में भी जाते हैं तो भी आयुष्मान भारत करते हैं। हमारे यहाँ पुरानों अपने हिंदू संस्कृति में आयुष्मान भव आशीर्वाद दिया जाता है। ये आयुष्मान भारत में भ्रष्टाचार भव इस कृत्य के साथ सरकार काम कर रही है। 7.5 लाख लोग एक ही मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड है, यानी कितना फर्जीवाड़ा है। और ये पैसा कहां जाता होगा भगवान जाने। हजारों करोड़ रुपए का बजट है। यूं ही नहीं, बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। बीजेपी के पास ना ह्यूमन रिसोर्स की कमी, ना फाइनेंस की कमी। कमी तो आम आदमी को खलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने करोड़ लोगों को, इतने लाख लोगों को ये जो आंकड़े फेंकते हैं वो कितने फर्जी है ये देखिए आप। 7.5 लाख लोग एक ही नंबर पे मोबाइल पे। सीएजी कहती है मैं नहीं। उससे भी आगे जाके 88,760 लोग ऐसे हैं जो मरे हुए, उनको कई महीने साल बीत गए, रिकॉर्ड में वो डेड है, मरे हुए हैं। लेकिन आयुष्मान भारत का पैसा, लाभ उनके नाम से पैसे जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? राज्य सरकारें आपकी, केंद्र सरकार में आप 56 इंच का सीना, एक ऐसा व्यक्ति कि जो चाइना की तरफ देखे लाल आंखों से तो चाइना भाग जाए, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री और उनके खास गृह मंत्री अमित शाह होते हुए भी यदि इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां होती है तो फिर वाकई भगवान बचाए इस देश को। भगवान का नाम लिया तो देखिए, राम लला। मैं कई बार कह चुका हूं कि राम ये इनके एटीएम है चुनाव में यूज करने के लिए। जहां चुनाव आ गए, आपने राम का नाम ले लिया, राम का मंदिर बता दिया और उस मशीन से वोट उगलवा लिए। लेकिन कम से कम डायन भी, हिंदी में कहावत है, डायन भी अब एक घर छोड़ के काम करती है। लेकिन ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। राम के नाम का धंधा तो ये करते हैं राजनीति में, लेकिन प्रैक्टिकली पैसे का भी खेल हेर फेर करके ये भगवान को भी नहीं छोड़ते। इनके लिए राम आस्था का विषय ये सिर्फ बताने का है। राम आस्था का विषय हम लोगों का हो सकता है, 143 करोड़ लोगों का हो सकता है, लेकिन ये 143 करोड़ लोगों में ये अपवाद है जिनके लिए राम भी एक बिजनेस है, एक धंधा है। राम जन्मभूमि में जो जमीनों का घोटाला हुआ, उसके कागज सामने आने के बाद भी खुद ही मुजरिम, खुद ही न्यायाधीश, खुद ही वकील, खुद ही गवाह अपने आप को क्लीन चिट दे दी कि नहीं जी, नहीं हुआ घपला, आप कहते रहो। अब अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें 20 करोड़ रुपए ऐसे ठेकेदारों को जीएसटी रिटर्न हुआ जिनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हुआ है। कोई भी चीज सप्लाई होती है उसका एक परफॉर्मेंस गारंटी के लिए पैसा डिपॉजिट किया जाता है। वो पैसा भी डिपॉजिट नहीं किया किसी ने, क्योंकि दामाद है सब। काम करने वाले या तो गुजराती होंगे या तो उनके अपने होंगे, शाखा में जाने वाले या इधर उधर के जो भी है, जरूरी नहीं शाखा में ही जाने वाले हो, लेकिन भाजपा विचारधारा के लोग हो। फिर उनको काम आता नहीं आता, उनके पास पैसा है नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है, बस काम दो, पैसा कमवाओ उनको। ये कुछ धांधलियां जो सामने आई, इससे एक बात तो तय है,
कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई ये सिर्फ लाल किले से बोलने वाली बात है। भ्रष्टाचार की कड़ाई पूरे कड़ाईपन से भ्रष्टाचार होता है। कर्नाटक की सरकार यूं ही नहीं 40% भ्रष्टाचार के टैग पे चली गई। इसके पहले उत्तराखंड का भ्रष्टाचार, मामा का भ्रष्टाचार हुआ तो 50% का टैग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जनता पार्टी है या भ्रष्टाचारी यों की जनता पार्टी है? क्योंकि जहां बड़े बड़े लोग अभी पार्टी में आ रहे हैं भ्रष्टाचार सीबीआई के ईडी के रेड के बाद, या वाकई ये खुशाबू ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की, नाना भाई देशमुख की भारतीय जनता पार्टी है? क्योंकि हर चीज को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, तो हो सकता है कि नई परिभाषा भ्रष्टाचार जनता पार्टी या भ्रष्टाचारियों की जनता पार्टी होगी। लेकिन एक बात और समझ में आती है कि विपक्ष में कैसे लड़ाई लड़ी जाए, यह भाजपा से सीखना चाहिए अन्य विपक्षी दलों को। क्योंकि वो तथाकथित 2G CG कोयले भ्रष्टाचार में पूरे देश में सत्ता परिवर्तन की लहर लाके इन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया। लेकिन आज सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद भी सारे अखबारों में, कई अखबारों में, लिमिटेड, कुछ हिंदू है, कुछ जनसत्ता टाइप है, इंडियन एक्सप्रेस है, बाकी कुछ पोर्टल्स है, इस पे जब एक खबरें आने लगी, ये खबरें भी बासी हो गई, तब जाके कांग्रेस ने अंगड़ाई ली। बाकी दल तो बोलने को भी तैयार नहीं। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार का सच। या तो सीएजी झूठ बोल रहे हैं या सरकार, दांत भी आपके हैं, ओठ भी आपके हैं, संभल के देख लीजिएगा। अब ये ठीकरा किसी तीसरे पे नहीं फोड़ सकते। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू यकीनन जिम्मेदार नहीं। ये तो कम से कम देश को मानना होगा। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।